बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को बेंगलुरु के रामेश्वर कैफे विस्फोटक मामले में शुक्रवार को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एजेंसी ने साजिश के मास्टरमाइंड समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एनआईए के मुताबिक मुसाविर हुसैन साजिब और अब्दुल मतीन अहमद ताहा को कोलकाता के पास से गिरफ्तार किया गया। दोनों यहां अपना ठिकाना बनाकर छुपे हुए थे। ठिकाने का पता लगाकर एनआईए की टीम ने उन्हें पकड़ लिया। मामले से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि साजिब ही वह व्यक्ति है जिसने कैफे में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस रखा था। इसके अलावा ताहा विस्फोटक की योजना बनाने और उसे अंजाम देने का मास्टरमाइंड था। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर नौकरियों को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उन्हें बताना पड़ेगा कि 10 सालों में उन्होंने कितने लोगों को नौकरियां दी है। साथ ही ये भी कहा कि 10 सालों में सरकार ने उद्योगपतियों को लूटने का काम किया है। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा इस दौरान। चाहता है वो नौकरी, उन्हें बताना चाहिए कि पिछले 10 साल में कितने लोगों को नौकरी दी है। आज सवाल रोजगार का है। इस देश का नौजवान अग्निवीर व्यवस्था नहीं चाहता। इस देश का नौजवान पेपर लीक नहीं चाहता है, वो नौकरी रोजगार चाहता है। 30 लाख के लगभग सरकारी नौकरियां अभी खाली हैं जो भरी नहीं गई हैं, और नौकरियां इसलिए नहीं दी जा रही हैं क्योंकि उन्हें आरक्षण देना पड़ेगा। नौकरियां मिलेंगी तो आरक्षण देना पड़ेगा, इसलिए सरकार पीछे हट रही है। और जो महंगाई बढ़ी है उसका जवाब क्या है? दाल, सरसों का तेल, घी, सब्जियां तो चलो एक बार को अगर हमारे किसान को मुनाफा मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन आप खुद सोचिए कि 2014 में नमक की कीमत क्या थी और 2024 में नमक की कीमत क्या है। इसका जवाब सरकार के पास क्या है? उद्योगपतियों का तो ये कर्ज माफ कर रहे हैं, 15 लाख करोड़ माफ कर दिया। इलेक्ट्रल बॉन्ड उन्हीं लोगों से लिया जिन उद्योगपतियों को इन्होंने कर्जा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रोड शो पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। नीतीश कुमार के रोड शो पर हमला करते हुए कहा कि जब हम बस से निकलते थे तो वे क्या टिप्पणी करते थे, अब उनकी बस भी मेरी तरह से बनवाई गई है। कोई नई सोच तो नहीं है, हम लोगों को ही सोच पर चल रहे हैं, अच्छी बात है। विषय तो आप समझ जाइए, मुद्दे की बात होनी चाहिए ना। हम लोग तो मुद्दे की बात करना चाहते हैं। बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं, महंगाई के बारे में बात कर रहे हैं। एक बार भी भाजपा के लोगों ने बोला कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। एक बार भी भाजपा के लोगों ने बोला विशेष पैकेज देंगे। एक बार भी आकर के उन्होंने बताया कि बिहार का भला कैसे करेंगे, बिहार के नौजवानों की तरक्की कैसे होगी, बिहार का भविष्य कैसे बेहतर करेंगे। इस पे तो राजद नेता और सारण सीट से लोकसभा उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने पीएम मोदी पर भ्रष्टाचारियों को कार्रवाई होने वाले बयान पर पलटवार किया है। पीएम मोदी पर पलटवार करते हुए रोहिणी ने कहा कि कार्रवाई करना ही चाहिए, उनके अगल बगल जितने लोग हैं सब पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने सरकारी वॉशिंग मशीन में धुलाई करके सबको अपने पास बैठा लिया है। के लिए लोग रोजगार बेरोजगारी पे तो कोई मतलब कि बहस ही नहीं हो रहा है कि क्या रोजगार के लिए लोग ये काम कर रहे हैं। बेरोजगारी इतना, भूखमरी, महंगाई इतना हो रहा है, उस सब विषय पे बात उनको करना ही चाहिए। चलिए अपना हिसाब किताब वो जनता के बीच में लेके जाए, देव जनता को। रोजगार बेरोजगारी पे तो कोई मतलब कि बहस ही नहीं हो रहा है कि क्या रोजगार के लिए लोग ये महेंद्रगढ़ के जिला कलेक्टर मोनिका गुप्ता ने बताया कि संज्ञान में आया है कि ये निजी स्कूल था। इन्होंने बस स्कूल हादसे में, महेंद्रगढ़ में जो बस स्कूल का हादसा हुआ था उसे लेकर बयान दिया है कि ये निजी स्कूल था जिसे छुट्टी के दिन भी चलाया जा रहा था। 6 बच्चों की मौत हो चुकी है, घायल बच्चों का इलाज जारी है और किसी की अब जान को खतरा नहीं है। सरकार की ओर से उनका अच्छा इलाज कराया जा रहा है। गाड़ी के दस्तावेजों में भी कमी थी, इसलिए स्कूल प्रशासन के ऊपर भी अब FIR दर्ज की जा रही है। जो है सरकार के द्वारा उनका कराया जा रहा है। रोजगार बेरोजगारी पे तो कोई मतलब कि बहस ही नहीं हो रहा है कि क्या रोजगार। देखिए ये संज्ञान में आया कि ये प्राइवेट स्कूल जो है आज छुट्टी के दिन चला रहा है, इस पे एक्शन बिल्कुल लिया जा रहा है
और छुट्टी होने के बावजूद चलाया गया, इसलिए इसकी मान्यता रद्द करने के लिए भी ऊपर भेज दिया गया। 6 की ऑफिशियल पुष्टि हम कर सकते हैं। घायल कितने हुए? घायल बच्चे अभी अंडर ट्रीटमेंट है। हमारे 11 बच्चे मातृका हॉस्पिटल रेवाड़ी में चल रहा है अंडर ट्रीटमेंट, 2 बच्चे का कनीना में चल रहा है और कुछ 2-3 बच्चे और हैं जिनके पेरेंट्स उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए हैं, लेकिन अभी किसी की जान को खतरा नहीं है और बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट जो है सरकार के द्वारा उनका कराया जा रहा है। आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र तैयार किया जा रहा है। आने वाले कुछ दिनों में भाजपा शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। और क्या कुछ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, आइए सुनाते हैं आपको। और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल जी को झूठे आरोपों के साथ, फर्जी आरोपों के साथ, बिना किसी प्रमाण के ईडी ने गिरफ्तार किया है, केंद्र सरकार ने गिरफ्तार किया है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये पता है, वो ये जानते हैं कि वो कितना भी जोर लगा लें, वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हरा नहीं सकते हैं। उन्होंने ये देख लिया है कि चाहे 2013 का चुनाव हो, चाहे 2015 का चुनाव हो, चाहे 2020 का चुनाव हो या 2022 में हुआ एमसीडी का चुनाव हो, कि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं, दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी को पसंद करते हैं और दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी की हर संभव कोशिश के बाद आम आदमी पार्टी को ही वोट देते हैं, अरविंद केजरीवाल को ही वोट देते हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र प्लान किया जा रहा है। हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि आने वाले कुछ दिनों में केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। इसके कई संकेत पिछले कुछ दिनों से दिख रहे हैं। हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि दिल्ली में किसी भी अफसर की पोस्टिंग नहीं हो रही है। जो आईएएस अफसर हैं उनकी पोस्टिंग एमएचए द्वारा कंट्रोल्ड होती है, लेकिन पिछले कई महीनों से किसी भी सीनियर आईएएस अफसर की पोस्टिंग दिल्ली में नहीं हुई। दूसरी बात, दिल्ली के अंदर कई विभाग खाली हैं। जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने 2 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। इसके लिए आज जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला समेत पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ऐलान कर बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2 उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं, जिनमें एक नाम जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला का है। फारूक अब्दुल्ला ने आगे ये भी बताया कि उत्तरी कश्मीर यानी कि बारामूला से उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ेंगे और सेंट्रल कश्मीर से अगर राहुल्ला चुनाव लड़ेंगे। जानकारी आपको दे दें कि अगर राहुल्ला श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिया नेता रहे हैं। आप लोग तशरीफ लाए, आज हम लोग दोनों कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट कर देते हैं। नॉर्थ कश्मीर से उमर अब्दुल्ला साहब लड़ेंगे और सेंट्रल कश्मीर से आगा रुहुल्ला साहब लड़ेंगे। ये कैंडिडेट्स हमने अनाउंस कर दिए। शुक्रिया, आप लोग तशरीफ लाए। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से भाजपा उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने कहा कि जिस दिन राहुल गांधी ने अपना नामांकन भरा, उन्होंने लिखकर घोषित कर दिया, वायनाड मेरा परिवार है। राहुल गांधी से पूछा गया है कि आप वायनाड से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि वायनाड के लोग ज्यादा वफादार हैं। 15 साल हमने निकम्मे सांसद को ढोया है। ये आरोप स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर लगाया कि पिछले 15 सालों से अमेठी ने राहुल गांधी को ढोया। के बाद भी आप सबने देखा होगा, जिस दिन राहुल गांधी ने अपना नामांकन भरा, उन्होंने लिखकर घोषित कर दिया, वायनाड मेरा परिवार है। वहां तक तो ठीक था। फिर कर्नाटक के एक
नेता ने जाकर भाषण दे दिया कि राहुल गांधी से पूछा गया वायनाड से काहे लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा वायनाड के लोग ज्यादा वफादार। 15 साल निकम्मे सांसद को ढोया जिसने काम नहीं किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व विधायक पारुल साहू, शेर सिंह यादव और अमित सक्सेना भाजपा में शामिल हुए हैं। एक तरफ वे मंदिर का विरोध करते हैं और दूसरी तरफ दुआ करते हैं। ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा, जनता माफ नहीं करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार बनाएंगे, जो कि साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन शेर सिंह यादव जी इस अवसर, अमित सक्सेना जी जिला पंचायत के उपाध्यक्ष हैं, 20-20 हजार वोट से जीतते हैं। उनके पिताजी 77 से लेकर 90 तक विधायक रहे, मंत्री रहे, कई दायित्वों का निर्वहन करते हुए ऐसे खाटी कांग्रेसी जिनने देश सेवा के लिए कांग्रेस ज्वाइन की थी, लेकिन मन में निराशा है, हताशा है। और खासकर अति तो तब हो गई जब भगवान राम का विरोध करते हैं और कल जाकर के दुआ करते हैं। एक तरफ मंदिर का विरोध करते, दुआ करते, दोनों दोहरा चरित्र तो नहीं चलेगा। एक लाइन कुछ भी पकड़ लो। और जिस ढंग से कल नोट पकड़ाए हैं, जिस ढंग से डरा। लालू यादव की बड़ी बेटी और पाटलिपुत्र से आरजेडी प्रत्याशी मीसा भारती शुक्रवार को मीडिया पर भड़क गई। उन्होंने पत्रकारों से कहा है कि बीजेपी का एजेंडा सेट मत करिए। दरअसल 3-4 दिन पहले मीसा ने एक बयान दिया था कि हमारी सरकार बनी तो पीएम मोदी और बीजेपी के कई नेता जेल में होंगे। पत्रकारों ने इसे लेकर उनसे सवाल किया। सवाल पर मीसा भड़क गई और पत्रकारों से कहा, बीजेपी का एजेंडा मत सेट करिए। मैंने नहीं कहा कि पूरा बयान आप लोग नहीं दिखाते हैं। बयान को तोड़ मरोड़ का पेश किया गया है। मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड पर बयान दिया था। मैंने कहा कि हमारी सरकार बनी तो इसकी जांच कराएंगे और सबसे जेल में डालेंगे। मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड को ले सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर यह बयान दिया था। अब वो ये यात्रा मुझे लग रहा है कि ये शायद 4 लाख पार और 4000 पार कराने निकली है ये यात्रा। रोजगार मतलब नीतीश कुमार क्यों हमको करना पड़ा? 17 महीने में जो हमें मौका मिला, हमने उन्हीं मुख्यमंत्री के हाथों से 4 लाख के करीब हमने नौकरियां दे करके दिखाई है। तो उनको पहले क्यों नहीं याद आया? अब क्यों याद आ रहा है उनको? जब हमने करके दिखा दिया तब अब उनको क्यों याद आ रहा है? और इसको बिहार की जनता बहुत अच्छे से देख रही है और समझ रही है कि अगर हम लोग आते हैं तो इसकी जांच कराएंगे और जो लोग मोबाइल नीचे करो यार। आप देखिए प्रधानमंत्री जी, भाजपा एनडीए के लोग ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स विपक्ष के नेताओं के ऊपर रेड डलवा करके, तो मुद्दा तो है ही नहीं। मैं बार बार कह रही हूँ कि विपक्ष मतलब सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हैं, भाजपा, प्रधानमंत्री। लोकसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की 9 सीटों के लिए प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। चौथी लिस्ट में बसपा सुप्रीमो मायावती ने आजमगढ़ से भीमराज पर तो बालकृष्ण चौहान की घोसी से मैदान में उतारा है। इसके अलावा गोरखपुर से जावेद सिमनानी, फैजाबाद से सचिदानंद पांडे, बस्ती से दयाशंकर मिश्रा को मौका दिया है। दरअसल बसपा चीफ ने नागपुर से चुनावी शंखनाद पर कहा कि यूपी में सभी जनसभाएं शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले 9 सीटों पर और उम्मीदवार उतार दिए गए हैं। इस लिस्ट में आजमगढ़, गोरखपुर जैसी चर्चित सीटों पर भी उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई है। इस लिस्ट में एटा से मोहम्मद इरफान, धौरहरा से श्याम किशोर अवस्थी, बस्ती से दयाशंकर मिश्रा, चंदौली से सत्येंद्र कुमार मौर्य और रॉबर्ट्सगंज से अधिवक्ता धनेश्वर गौतम को प्रत्याशी बनाया है। दिल्ली शराब नीति और धन शोधन घोटाले मामले में जांच एजेंसियां ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। शुक्रवार को सीबीआई ने बीआरएस नेता के कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। सीबीआई ने कोर्ट से उनकी 5 दिन की कस्टडी मांगी है। के कविता को प्रोडक्शन वारंट पर तिहाड़ जेल से लाया गया है। इसके साथ ही जांच एजेंसी ने ट्रायल कोर्ट को इस पूरे घोटाले के कविता की भूमिका के बारे में भी सिलसिलेवार से बताया। सीबीआई ने कथित घोटाले की अब तक की जांच में थ्योरी, किरदार और किस आरोपी ने क्या भूमिका निभाई उसके बारे में भी खुलासा किया है। कविता की कस्टडी के लिए सीबीआई ने कोर्ट में दलील दी कि आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ की रिश्वत अरेंज करने में के कविता का एक बड़ा अहम रोल रहा है। कविता इस मामले में मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है। एक बड़े बिजनेसमैन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल से मुलाकात की थी। केजरीवाल ने उन्हें आबकारी नीति के जरिए सपोर्ट करने का आश्वासन दिया। सीबीआई ने कहा कि इस पैसे का इंतजाम करने में कविता ने बेहद अहम भूमिका निभाई है। आगरा में पहली बार पहुंचे बसपा प्रमुख मायावती के भतीजे और राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने विपक्ष को जमकर आड़े हाथों में लिया। उन्होंने जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर कटाक्ष किए तो वहीं भाजपा पर हमलावर होते हुए कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने
युवाओं को रोजगार देने की जगह उनके हाथ में कटोरा थमा दिया। आप भी चुनाव में उन्हें कटोरा थमा दे। बसपा के नेता आकाश आनंद ने वहीं से जनसभा को संबोधित किया जहां पर कभी भीमराव अंबेडकर ने पहली जनसभा की थी। यही नहीं, उन्होंने अस्थियां आज भी बुद्ध विहार में मौजूद हैं। पहली बार आगरा पहुंचे आकाश आनंद ने बुद्ध विहार को ही चुना। इससे बड़े मायने निकल के सामने आते हैं। इसका महत्व वे खुद जानते हैं और बहुजन समाज पार्टी के लोग भी। बृहस्पतिवार को आगरा पहुंचे आकाश आनंद ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, तो वहीं सत्ता पर काबिज भाजपा पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये सब बहुरूपीय बनकर वोट मांग रहे हैं, इन्हें पहचान ले। भाजपा ने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया है, नहीं चाहते तो हमारे बच्चे पढ़े और उन्हें नौकरी मिले। साथियों, पहला मुद्दा शिक्षा का है। हमें बीजेपी की सरकार से अब पूछना होगा कि भाई पिछले 10 सालों में क्यों इतनी पेपर लीकों की खबरें आती हैं। अब उनको जवाब देना होगा कि जब भी सरकारी नौकरियों के लिए एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, तो उसमें जब हमारे युवा साथी पेपर दे के आते हैं तो क्यों उन्हें 3-4 दिन बाद पता चलता है कि वो पेपर लीक हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को मध्य प्रदेश के खजुराहो में पहुंचे। यहां पर उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के समर्थन में जनसभा की। जनसभा में देरी से आने के लिए उन्होंने स्थानीय जनता से माफी भी मांगी। इसके बाद वे जमकर विपक्षी दलों पर बरसे। अमित शाह ने कहा कि विपक्षी दलों को समझ लेना चाहिए कि जो भी नेता भ्रष्टाचार करेगा उसे जेल तो जाना ही पड़ेगा। राज किया मोदी जी ने देश में से जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार को समाप्त। देश के गृह मंत्री, भारतीय राजनीति के चाणक्य अमित शाह जी की ऐतिहासिक सभा आज यहाँ पर संपन्न हुई है और ये सभा में उमड़ा जन सैलाब ये साबित करता है कि खजुराहो लोकसभा के अंदर जनता ने तय कर लिया है कि प्रत्येक बूथ पर मोदी में बूथ बनेगा। देश का इतिहास खजुराहो लोकसभा बनाएगी। उसके लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि खजुराहो लोकसभा के बिजनौर विधानसभा क्षेत्र के बरी में आज ये सभा आदरणीय अमित शाह जी की संपन्न हुई। लगभग 1.5 से 2 लाख लोगों का जन सैलाब जिस प्रकार से उमड़ा तो उसको देख के लगता है कि जो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी है उसकी जमानत जब्त होना तय है और हम खजुराहो से ऐतिहासिक जीत बनाएंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीएसपी का चुनाव प्रचार अभियान शुरू होने के बाद अब पार्टी प्रमुख मायावती भी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए मैदान में उतर गई है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने गुरुवार को बीजेपी और आरएसएस के गढ़ नागपुर में चुनावी रैली को संबोधित किया। ईद के मौके पर आयोजित इस रैली में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उसे कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी गलत कार्यशैली की वजह से धीरे धीरे सत्ता से बाहर हो गई है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि काशीराम जी के निधन के समय कांग्रेस सत्ता में थी और उसने एक दिन भी काशीराम सम्मान में शोक घोषित नहीं किया गया। हम अन्य जरूरतमंद लोगों, गरीब एवं बेरोजगार लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए अनेकों ठोस कदम उठाए हैं, जिनको फिर सरकार बनने पर प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि देश में इस समय हो रहे लोकसभा चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यहाँ खासकर देश के अति गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं अन्य जरूरतमंद लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है। फिलहाल अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते हैं आर्या न्यूज।